नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग एएलपी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 2 का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो कब बनता है, इसमें? तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण में। क्या है? अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनता है। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच अवतल दर्पण के होता है तो प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़ा और दर्पण के जो है वो पीछे बनेगा। अगर इमेज में देखा जाए तो इस तरह का अगर मान लिया कि अवतल दर्पण है और यहाँ पर क्या है, एफ है, और यहाँ पर अगर वस्तु रखा हुआ है तो ये जो है यहाँ से एक सी से एक जाएगा, जो ये आगे चला जाएगा, और एक यहाँ से होके, कहाँ से, ये फोकस से होके गुजर जाता है। कहाँ से? फोकस से होके गुजर जाता है। और इसी को जब हम आगे मिलाते हैं तो ये यहाँ जाकर मिलता है और ये जो है हमारा प्रतिबिंब बना। क्या है? प्रतिबिंब बना। ये P हो गया, ये C हो गया, और ये यहाँ पर F हो गया। ये जो है ये वस्तु है। क्या है? वस्तु है। ये जो बना ये क्या बना? प्रतिबिंब बना। क्या है? प्रतिबिंब बना। अवतल दर्पण के फोकस पर यदि वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अवतल दर्पण की अगर आवर्धन क्षमता की बात करें, M की बात करें, तो अगर धनात्मक हो, क्या है, धनात्मक एवं एक से बड़ा हो, एक से बड़ा हो तो प्रतिबिंब पता है कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब जो है बनेगा आभासी। क्या है? आभासी बनेगा। आभासी बनेगा एवं वस्तु से क्या होगा? बड़ा बनता है। क्या है? बड़ा बनता है। अगर m जो है वो ऋणात्मक हो, क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है एवं एक से बड़ा है तो प्रतिबिंब जो बनेगा बराबर तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा, बराबर तथा वस्तु से छोटा, और प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनेगा। क्या है? वास्तविक बनेगा। अगर मान लिया कि एक से बड़ा है तो बराबर तथा वस्तु से छोटा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अगला है एथलीट फुट नामक रोग का कारक जीव रोगाणु निम्न में से कौन है? एथलीट फुट नामक रोग का कारक रोगाणु निम्न में से क्या है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा दूसरा का, वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? कवक हो जाएगा। एथलीट फुट नामक रोग का कारक जो है वो रोगाणु ट्राइकोफाइटोन कवक है। क्या नाम है उसका? तो ट्राइकोफाइटोन। क्या है? ट्राइकोफाइटोन नाम है। इस रोग में पांव की उंगलियों के तल पर या उनके बीच दरार पड़ जाता है, त्वचा लाल रंग का हो जाता है, खुजली और जलन होने लगता है। पैर की अगर सही ढंग से सफाई न करने पर या पैर को अधिक देर तक गीला या गर्म रखने पर रोग के कारक यानी कवकों के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है। कुछ विशेष चीज जान लीजिए कि प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो वो है पायरिया है, पायरिया, कालाजार है, मलेरिया है और पेचिस है। ये सब जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला है। अगर विषाणु की बात करें, विषाणु की कमी से होने वाला रोग जो है वो रेबीज है, खसरा जो कई बार पूछा जाता है, खसरा है, हर्पिस है, मेनिंजाइटिस है। क्या है? मेनिंजाइटिस है, ट्रैकोमा है। क्या है? ट्रैकोमा है, पोलियो है। क्या है? पोलियो है, चेचक है जो क्या है? विषाणु से होता है, एड्स है। ये सभी जो है विषाणु से होता है। एक और है जो आजकल चला है, डेंगू ज्वर। क्या है? डेंगू ज्वर भी जो होता है वो विषाणु से होता है। अब बात करते हैं जीवाणु का। क्या है? जीवाणु का। तो जीवाणु के कारण होने वाला रोग जो सबसे प्रमुख है वो क्या है? टेटनस है, कुष्ठ रोग है। क्या है? कुष्ठ रोग है, सिफिलिस है। क्या है? सिफिलिस है, डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया है, हैजा जो है वो जीवाणु से फैलता है, प्लेग भी जो है जीवाणु से फैलता है, प्लेग। और एक और है टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड जो है वो भी जीवाणु से है। काली खांसी, काली खांसी जो है ये सभी सब जो है जो जीवाणु से है। अगला प्रश्न है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छठा आवर्त तथा थर्ड समूह में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। दिए गए विकल्पों के अनुसार जो है ये क्या होता है? सर्वाधिक होता है, क्योंकि जितना आवर्त होता है उतने ही कक्षाएं होती हैं और जिससे आवर्त की संख्या उतनी ही अधिक होती है। आवर्त सारणी 7 आवर्त तथा 18 वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में 2 तत्व तथा छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं। प्रथम वर्ग के क्षार धातु वर्ग तथा अंतिम वर्ग के अक्रिय गैसों का वर्ग कहते हैं। अगला है मैग्नीशियम किसके साथ अपक्रिया करके अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है? और इसका सही आंसर हो जाता है गर्म पानी के साथ। अगर Mg प्लस H2O की बात करें तो यह बन जाता है MgO प्लस H2O बनता है। क्या है? H2O बनता है।
और MgO प्लस H2O रिएक्शन करके बन जाता है MgOH के होल ट्वाइस। क्या है MgOH के होल ट्वाइस है कितना पर, तो यह है 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैग्नीशियम ठंडा पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम वाष्प के साथ तेजी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन बनाता है। अब पुनः उच्च तापमान 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है। MgOH के होल ट्वाइस को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जिसका pH मान 10.5 है। क्या है 10.5 जो है इसका pH मान है। अगला है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई 96% अपने प्रारंभिक मान से कम है तो h बराबर खाली स्थान ऊंचाई है। कह रहा है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर 96% अपने प्रारंभिक मान से कम है, यानी GH बराबर जो है वो क्या है, G अगर पृथ्वी तल पर है उससे क्या है 96% ऑफ कितना पृथ्वी तल पे, क्या है पृथ्वी तल पे G का मान के अनुसार, यानी इसे लिख सकते हैं कितना, GH बराबर लिख सकते हैं G माइनस G गुना 96/100। क्या है 96/100, इसे ये हो जाएगा 4G/100 यानी G/25 हो जाएगा। अब पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के सूत्र क्या होगा, क्या है गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होगा, तो GH बराबर होता है G इंटू R/R प्लस H के होल स्क्वायर। यहाँ GH बराबर जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो G/25 बराबर G इंटू R/R प्लस H के स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा R/R प्लस H के स्क्वायर बराबर 1/25। इसे लिख सकते हैं R/R प्लस H बराबर 1/5, R प्लस H बराबर हो जाएगा 5R, यानी H बराबर कितना आ जाएगा 4R आ जाएगा। क्या है H बराबर जो आ जाएगा 4R। आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना, D हो जाएगा। 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। असंगत का क्या है, हमें चयन करना है। अब देखना है कि इनमें से कौन सा पैटर्न पे इस असंगत मिल सकता है। तो 216 512 में देखते हैं, 512 को लिख सकते हैं 6 के क्यू अनुपात 8 के क्यू। अगर 6 के क्यू लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 216, 8 के क्यू लिखेंगे तो 512 हो जाएगा, यानी ये लिख सकते हैं। 64 की अगर देखा जाए तो कितना है 4 के क्यू, 416 16 64, और ये जो है वो 6 के क्यू है। अगर इसकी बात करें तो 5 के क्यू है और ये जो है वो 7 के क्यू है। ये 7 के क्यू है। 728 अगर हम देखते हैं कितना, ये जो है 7 के अगर क्यू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 के क्यू 728 नहीं, 7 के क्यू तो 343 होगा। 5 के क्यू अगर हम करेंगे, 8 के क्यू तो 512, 9 के क्यू करेंगे तो भी नहीं आएगा, 10 के तो 1 आ जाएगा। क्या 9 के क्यू 9 9 81 9 9 9 72 729 आता है, यानी हमारा जो है आंसर जो हो जाएगा संगत कौन सा हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा। अगर 729 रहता तो हमारा सही आ जाता, कितना सही आ जाता, लेकिन 728 है तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर कह रहा है कि यू से जो है ओ गया है और ओ से आई गया है, आई से ई गया है, ओ से आई, आई से ई गया है, तो अब आई से क्या होगा, यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेटिकली जो है क्या है स्वर अक्षर को है, पहले स्थान जो है वो भवेल अक्षर को घटते क्रम में लिखा है, ए ई आई ओ यू। आप इधर से देखिए ए ई आई ओ यू है। दूसरा में आप देखते हैं भी से बाई गया है, ये कितना है +3 किया गया है। अब बाई से +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब बी से +3 करेंगे तो ई होगा, और ई से जो है +3 करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, एच मिलेगा। तो एक एच मिल रहा है, एक ए मिल रहा है, यानी ए एच होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करते हुए दिए गए पैटर्न को पूरा करेंगे। तो इस अगर 1 2 3 4 5 मानते हैं तो हमें ज़्यादा नहीं देखना है, 2 किससे है वो देखना है और 4 किससे है वही सिर्फ देखना है। यहाँ 2 से देखिए कि डी जो है यहाँ चला गया, यू यहाँ चला गया, भी यहाँ आ गया और एस यहाँ चला गया, बीच वाला चेंज नहीं हुआ, दूसरा से ये तीसरा देख रहे हैं। उसी तरह चौथा से पांचवा देख लेंगे, यू जो है वो चेंज नहीं होगा, तो यानी यहाँ पर यू हो जाएगा। अब क्या है ना, डी यहाँ चला जाएगा, डी जो है यहाँ चला जाएगा, ये जो है इधर ये आ जाएगा, और उसके बाद एस जो है यहाँ चला जाएगा, भी यहाँ है। किस में आंसर मिल रहा है, तो ये देख रहे हैं आंसर जो है वो बी में मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। पहला से दूसरा, तीसरा से चौथा ये कैसे जा रहा है उससे अच्छा देखने का है, दूसरा से सीधे देखिए तीसरा, दूसरा से तीसरा,
और चौथा से पांचवा, बस इसे चेक कीजिए और हमें आंसर मिल जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में झील को इथना और लैम को इस तरह कूटबद्ध किया गया है, तो दी गई कूट भाषा में एम का जो है वो कूट क्या है ये देखना है। यहाँ पर ZEL जो है वो कितना है 9476 है, और यहाँ पर जो है LAME है, तो यहाँ पर LME को कितना लिखा गया 8694 लिखा गया है। यहाँ देख लीजिए A और A जो है कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है कोई भी ले सकते हैं, 6 कॉमन है। यहाँ पर जो है E कॉमन है, E कॉमन है, तो 4 जो है ये कॉमन है। उसके बाद LL कॉमन है, तो और कौन कौन कॉमन है, तो 9 कॉमन है। यानी Z का जो हमारा मान होगा वो क्या होगा 7 होगा, और M का जो मान होगा 8 होगा। पूछ क्या रहा है M का, आंसर हमारा जो हो जाएगा B, 9वां के जो है वो B हो जाएगा। चलिए 10वां है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न की दी गई आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए में मिलता जुलता कहीं पे मिल रहा है। अब देख लीजिए ए में है, एक की अगर मान लिया कि ये हो गया, यहाँ से हम कर लेंगे ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और यहाँ से ये, यानी हमारा जो है वो ए से मिलता जुलता है। आंसर जो हो जाएगा 10 के ए हो जाएगा। क्या है 10 के ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब दर्पण को दाहिने ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है बी। त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम उत्सव, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केरल में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कोचिन के महाराज ने 1790 से 1805 ईस्वी में सक्थन थम्पुरन ने की थी। कब किए थे, तो 1796 ईस्वी में। जो महाराज थे वो 1790 से 1805 ईस्वी तक राज किए थे और वो शुरू किए थे 1796 ईस्वी में। त्रिशूरपुरम का मुख्य आकर्षण जो होता है वो क्या होता है, कुडमट्टम होता है। क्या है, कुडमट्टम है। त्रिशूरपुरम मलयालम महीना मैडम यानी अप्रैल महीने के महीने में पूरम के दिन यानी 10 मई को मनाया जाता है, जब चंद्रमा पूरम के साथ उगता है। कर्नाटक की अगर बात करें तो कौन सा पर्व वहाँ मनाया जाता है धूमधाम से, तो वो है उगादि। तमिलनाडु में उंजाल उत्सव, आंध्र प्रदेश में विशाख उत्सव, त्रिपुरा में खर्ची पूजा, नागालैंड में सेक्रेनी पर्व मनाया जाता है। अगला है मध्य भारत में बस्तर विद्रोह खाली स्थान में हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1910 में हुआ था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह जो हुआ था 1910 में हुआ था। 1910 में बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों द्वारा गुंडाधुर के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। बस्तर विद्रोह को भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहा जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का सी, दून। क्या है, दून। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्घ्य घाटी को दून कहा जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच कहीं कहीं घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें पश्चिम दून या पूर्व में द्वार भी कहते हैं। और एक चीज और देख लीजिए पिछले क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोग द्वारा प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को भूमकाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जो ये बस्तर विद्रोह हुआ कहाँ हुआ था, वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। क्या है, छत्तीसगढ़ के एरिया में। 11 के पावर n+2 प्लस 12 के पावर 2n+1 किस संख्या के से विभाज्य है, जहाँ n एक जो है वो प्राकृतिक संख्या है। यानी यहाँ पर n बराबर अगर 1 लेते हैं तो 11 के पावर 1 + 2 प्लस हो जाएगा 12 के पावर 2 गुना 1 + 1 हो जाएगा, यानी 11 के पावर 3 प्लस 12 के पावर 3 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 11 + 12 इंटू 11 स्क्वायर माइनस 11 गुना 12 प्लस क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 12 23, 23 इंटू 11 का स्क्वायर माइनस 11 गुना 12 प्लस 12 के स्क्वायर। तो स्पष्ट है कि ये 23 से जो है वो विभाज्य होगा, यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। किस संख्या से विभाज्य है, तो वो 23 से विभाज्य है। 10 के पावर स्क्वायर प्लस 11 के पावर स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 19 के पावर स्क्वायर बराबर है। यानी एक फार्मूला होता है जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n के स्क्वायर बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है। क्या है, बटा जो है वो 6 होता है। ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से 10 11 12 19 तक निकालना है। इसमें सबसे पहले जो है हमें क्या लिखना हो, 1 के स्क्वायर, यहाँ पर क्या है सबसे पहले लिखना 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डॉट डॉट करके प्लस 19 के स्क्वायर तक हो गया,
और इसमें हम घटा सकते हैं 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डॉट डॉट कितना तक दिया हुआ 10 से पूछ रहा है, यानी 9 के स्क्वायर तक हमें ये घटा देंगे तो हमारा 10 तक मिल जाएगा। बस अब फार्मूला दोनों में लगा दीजिए। अगर इसमें लगाते हैं तो ये हो जाएगा 19 इंटू 19 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 19 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 6। अब माइनस कर देंगे, इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 9 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी हमारा जो आ जाएगा 19 गुना 20 गुना 39 बटा 6। अब माइनस हो जाएगा 9 गुना 10 गुना 19 बटा 6 हो जाएगा, यानी 2470 माइनस कितना हो जाएगा 285, यानी हो जाएगा 2185। आंसर क्या है 2185। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एक धनराशि 3 साल में अपने आप को 120% हो जाती है, यह अपने आप का 150% कितने साल में जो है वो हो जाएगी। तो अभीष्ट समय जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा 3 गुना 150 माइनस 100 बटा 120 माइनस 100 कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा 3 गुना 50 बटा 20 बराबर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा 15 बटा हो जाएगा 2, क्या है 15 बटा हो जाएगा 2, यानी आ जाएगा 7.5 वर्ष, यानी हो जाएगा 15 बटा 2 वर्ष। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। अगला प्रश्न है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 19 है, x का मान ज्ञात कीजिए। क्या है x का हमें मान ज्ञात करना था। माध्यिका बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है चौथा पद प्लस 15वां पद, अब बटा क्या होता है 2 होता है। यहाँ पर पहले काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अगर 8 है तो हमें क्या करना होगा सम संख्या, तो चौथा पद और 5वां पद जो है वो 8 में 3 इधर 6 हो गया, बीच वाला 2 है चौथा पद में, उसी का जो है किया गया चौथा प्लस 5वां पद बटा 2, यानी ये हो जाएगा कितना हाफ इंटू एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 8, यानी हो जाएगा हाफ इंटू 2x प्लस 12, यानी x प्लस 6 हो जाएगा। तो x प्लस 6 कितना दिया 19 दिया हुआ है, x बराबर मान निकल जाएगा 19 माइनस 6 बराबर 13 निकल जाएगा। क्या है 13। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 2 रेलगाड़ियां दिल्ली और पटना में क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर चलती है। वे एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। यदि दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करना है। क्या है ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि दिल्ली ये है दिल्ली का रास्ता और ये यहाँ है पटना का पहली ट्रेन है जो इधर से चल रही है, दूसरी ट्रेन इधर से है, और पहली ट्रेन की जो चाल है वो कितना है 45 किलोमीटर पर आवर। दूसरी को जो है हमें निकालना है। क्या दूसरी को निकालना है। और एक दूसरे को पार करने के बाद पटना पहुंचने में लगा समय, मान लिया कि जो 45 किलोमीटर वाला है यहाँ पर एक दूसरे के मीटिंग पॉइंट है, यहाँ से ये पटना पहुँच रहा है तो 4 घंटा 48 मिनट लगा। यानी जो हमारे पास T1 बराबर जो हो रहा है 4 गुना 60 मिनट प्लस 48 मिनट कितना है 288 मिनट 288 मिनट। और दूसरी ट्रेन की चाल जो है x किलोमीटर मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, दूसरी की ये चाल माने, दूसरी की चाल पहले के तो दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर, और इसको पहुंचने में T2 जो लगा 3 घंटा 20 मिनट लगा, 3 घंटा 20 मिनट, यानी 3 गुना 60 प्लस 20 बराबर 200 मिनट। क्या है 200 मिनट लगा। अब पहली ट्रेन की चाल बटा दूसरी ट्रेन की चाल क्या है पहली ट्रेन की चाल बटा दूसरी ट्रेन की चाल बराबर हो जाता है √T2/T1 हो जाता है। क्या है T2/T1 हो जाता है। बस यहाँ मान रख दीजिए 45 बटा x बराबर हो जाएगा √200 बटा कितना हो जाएगा 288, तो ये हो जाएगा √100 बटा 144, यानी हो गया 10 बटा 12। x बराबर जो हमारा मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 45 गुना 12 बटा 10, यानी 54 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला है कोशिका भित्ति से संबंधित असत्य तथ्य निम्न में से जो है वो कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोशिका भित्ति जो होता है सजीव होती है, ये असत्य तथ्य है। कोशिका भित्ति निर्जीव होती है, कोशिका भित्ति मुक्त रूप से परागम्य होती है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका की आकृति निर्धारित करती है, और ये तीनों सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा।
एक्वा रेजिया एक ऐसा द्रव मिश्रण है जो किसी भी धातु को घुला सकता है। एक्वा रेजिया में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित रहता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1:3 में उपस्थित रहता है। क्या है? नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस क्या है? HCl रहता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 का जो है 1 अनुपात रहता है और HCl जो है वो 3 अनुपात में रहता है। एक्वा रेजिया में सोना एवं प्लेटिनम जैसे धातु भी घुल जाते हैं। नाइट्रिक एसिड या सिर्फ अकेले हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोना या प्लेटिनम को नहीं घुला सकता है। और नाइट्रिक एसिड HNO3 को एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। क्या है? एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को म्यूरेटिक एसिड भी कहा जाती है। कई बार नाम जो पूछा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एक्वा, क्या है? एक्वा फोर्टिस। ये नाम कई बार पूछा जाता है, एक्वा फोर्टिस। और HCl को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? म्यूरेटिक। क्या है? म्यूरेटिक अम्ल। म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में ब्रोमीन के 2 समस्थानिक दिया हुआ है कि उपस्थिति क्रमशः 49.7% तथा 50.3% है। ब्रोमीन की औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करना है। तो ब्रोमीन का जो है औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो वो होता है 80 AMU होता है। और यहाँ दिया है औसत परमाणु द्रव्यमान 49.7% गुना कितना है? ये 79 वाला है। अब प्लस 50.3% कितना में है? 81 वाला में। तो ब्रोमीन का जो औसत द्रव्यमान हो जाएगा वो 497/1000 गुना 79 प्लस 503 दशमलव हटा दिए हैं बटा 1000 गुना ये 18 हो जाएगा। औसत परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं दोनों का तो ये हो जाएगा 39.263 प्लस 40.743, ये हो जाएगा 80.006, यानी हो जाएगा कितना? 80 AMU के बराबर। कितना? 80 AMU के बराबर। यहाँ पर जो लिखे थे 80 AMU उसी के बराबर आ गए। ब्रोमीन जो है वो लाल भूरा द्रव होता है और इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो ये नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं नीचे वाला जो परमाणु संख्या दिया हुआ है वो 35 होती है। और यह एकमात्र द्रव अधातु है जो प्रमुख हैलोजन है। द्रव अधातु है जो प्रमुख हैलोजन है। और हैलोजन क्यों है? क्योंकि हैलोजन ग्रुप में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेंटाइन। क्या है? 80 इसमें है। ब्रोमीन का नंबर जो है ये तीसरे में आ रहा है और ये हैलोजन ग्रुप में है। और ये एकमात्र जो है वो क्या है? द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन जो है वो एकमात्र द्रव अवस्था में, वो भी अधातु है, अधातु द्रव अवस्था में। एक और द्रव अवस्था में रहता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 ही लोग द्रव अवस्था में रहता है, एक Hg और एक Br। पूरे राज कर रहे हैं द्रव अवस्था में यही दोनों। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के विषय में इनमें कौन सी उक्ति जो है वो गलत है? क्या है? वो गलत है। तो पहला जो है, सारे हरे पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, बिल्कुल सही। सिर्फ हरे पादप ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये गलत है। क्योंकि कुछ जीवाणु भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जीवाणु से लेकर मानव तक सभी जीव अपना पोषण प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जो उन्हें निर्जीव से भिन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयन होता है, सही है। कुछ जीवाणु भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये भी सही। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। निमोनिया का कारक रोगाणु क्या है? निमोनिया का जो है वो कारक रोगाणु क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। ठंड लगना, छाती में दर्द, कफ, जल्दी जल्दी सांस चलना, पेट दर्द, पीलिया इत्यादि जो है वो निमोनिया रोग का जो है वो लक्षण है। कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? आइए देखते हैं। एम से जो है एन गया है, एम से एन गया +1 है, एन से हो गया +1 है, ओ से पी गया ये भी +1 है, तो पी से +1 जाएगा तो क्यू होगा। हमारा मिल गया पहला, क्यू हो गया। अब पी से आर गया, पी से जो है वो आर गया +2 है, आर से टी +2 है, टी से भी +2 है और भी से +2 अगर हम करेंगे तो हमारा कौन सा मिल जाएगा? तो वो मिल जाएगा एक्स मिल जाएगा, ओ एक्स। ओ एक्स देखिए 3 गो में है। चलिए आगे देखेंगे। के से जो है हमारा एल गया है, के से एल गया है तो ये +1 है, एल से एम गया है ये भी +1 है। क्या है? +1 है। एम से जो है एन गया है ये भी +1 है और एन से +1 करेंगे तो क्या होगा? ओ होगा, यानी ओ मिल रहा है। हमारा जो आंसर मिल रहा है किस में मिल रहा है? तो ये बी में। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि 6 सहकर्मी पीटर, क्वीन, रेचल, सैम, टीना और यूलिसिस एक घेरे में केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, एक घेरे में है। मान लीजिए एक सर्किल में है और बाहर की ओर मुख किए। तो पहले तो 6 लोगों को बैठने की जगह बना लिए और 6वें लोग को जो है वो मुंह किधर है? तो वो बाहर की ओर है। कहाँ? बाहर की ओर है। अब कह रहा है कि पीटर क्वीन के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर बैठी हुई है क्वीन, क्या है? यहाँ पर बैठी हुई है क्वीन
और इसके जो है ठीक दाईं ओर, तो बाहर की ओर मुंह करेगा तो दाईं ओर जो हो जाएगा इधर हो जाएगा। तो इधर कौन बैठा हुआ है? पीटर बैठा हुआ है, दाईं ओर बैठा है। टीना जो है पीटर के बगल में नहीं बैठी है, टीना जो है इसके बगल में नहीं बैठी हुई, कहीं और बैठी हुई है। सैम जो क्वीन के ठीक बाईं ओर बैठे हैं, सैम जो क्वीन के ठीक बाईं ओर, क्वीन के बाईं ओर क्या होगा? इधर होगा, तो सैम यहाँ हो जाएगा, क्या है? यहाँ हो जाएगा। उसके बाद कहता है यूलिसिस के ठीक दाईं ओर भी बैठा है, सैम जो क्वीन के ठीक बाईं ओर बैठा है, यूलिसिस के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी यहाँ पर जो बैठा होगा वो यूलिसिस हो जाएगा, क्या? यूलिसिस। क्योंकि यूलिसिस के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है कौन? तो वो है सैम, और सैम जो है क्वीन के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। टीना के जो है वो ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? अब ये लाइन पढ़ते हैं, जो टीना है पीटर के बगल में नहीं बैठा है, तो पीटर के बगल में नहीं है तो टीना कहाँ बैठी है? तो यहाँ पर है। अब एक बच गया, कौन है? रेचल, तो रेचल यहाँ है। प्रश्न में कह रहा है टीना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? टीना के ठीक जो है वो दाईं ओर, तो ये हमें बाहर से देखना है दाईं ओर, तो यूलिसिस बैठे, क्या? यूलिसिस। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 26 का जो आंसर होगा वो सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो यहाँ देखते हैं, तो ये जो पैटर्न को पूरा कर रहा है वो कौन सा है? वो है सी है, क्या है? सी है। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है, क्या है? रखा जा सकता है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आकृति श्रृंखला में प्रत्येक अगली आकृति में रंगीन भाग क्रमशः 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर जो है क्लॉकवाइज दिशा में आगे बढ़ता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। नेपोलियन फ्रांस का था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो कहाँ का था? तो वो था अमेरिका का, क्या है? अमेरिका का। जिस प्रकार नेपोलियन का संबंध जो फ्रांस से है, आधुनिक फ्रांस के जनक कहा था, ठीक उसी प्रकार क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध अमेरिका से है, वो अमेरिका को खोज गया था। यहाँ सिर्फ संबंध के बारे में कहाँ से है उसके बारे में ये नहीं है। नेपोलियन का संबंध फ्रांस है, तो क्रिस्टोफर का जो कोलंबस किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो है अमेरिका से। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? सी हो जाएगा। पी क्यू की बहन है, पी जो है वो क्या है? क्यू की बहन है, क्यू की बहन है। उसके बाद कह रहा है क्यू एस की माँ है, क्यू जो है वो क्या है? एस की माँ है, यानी दोनों जो है वो निगेटिव है, एस की माँ है। एस जो है वो आर का भाई है, एस जो है वो भाई है, किसका भाई है? वो है आर का, क्या है? आर का भाई है। आर टी का पिता है, आर जो है वो टी का पिता है, टी का ये पिता है। टी जो है यू का पति है, टी जो है वो यू का पति है, यानी पति पत्नी है, इन दोनों क्या है? पति पत्नी है। उसके बाद कह रहा है आर का यू से क्या संबंध है? ये बताना है। आर का यू से, यानी यू से संबंध बताना है। जैसे ही कह दिया हो यू से, तो जिसके बाद जो है यू से, तो यू को देखना है। यहाँ आर का संबंध बताना है। तो जो टी का ये पत्नी है और इसके पिता आर हैं, तो यू के ये क्या लगेंगे? ससुर लगेंगे, क्या है? ससुर लगेंगे, या पति के पिता हो जाएंगे। आंसर हमारा जो हो जाएगा 30 के डी हो जाएगा। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में। भारत में अंतर्देशीय नौ संचालन जलमार्ग की अनुमानित लंबाई किलोमीटर में है, और इसका हो जाएगा डी, 14,500। क्या है? 14,000 जो है वो 500 है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत देश में 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। 27 अक्टूबर 1986 ईस्वी को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था, और यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी जो है वो नहर है, क्या है? लंबी नहर है। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। लवली अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करते हैं, जबकि बंटी अपने प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। उन्हें पता चलता है कि उनके लाभों का अंतर 100 है। यदि उन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है और दोनों को 25% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य जो है वो कितना है? तो सबसे पहले हम माना कि विक्रय मूल्य जो है कितना? माना कि विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना है? x। लवली का लाभ कितना हो जाएगा? लवली का लाभ जो है वो 25x/100, यानी x/4 हो जाएगा। बंटी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बंटी का यहाँ से पहले क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो x × 100 बटा कितना होगा? 100 + 25,
यानी हो जाएगा 4x/5 और इस पर ही इसका 25% लाभ मिला है। बंटी का लाभ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, बंटी का लाभ हो जाएगा x माइनस 4x/5। लवली का तो हुआ x/4, बंटी का हो गया x माइनस 4x/5 यानी कितना हुआ x/5 हो गया। ये हुआ बंटी का लाभ। प्रश्न में करा दोनों का विक्रय मूल्य जो है वो बराबर है और दोनों का लाभ 25% है। दोनों का लाभ का अंतर यहाँ पे भी दिया हुआ है, लाभों का अंतर 100 दिया हुआ है, यानी x/4 माइनस x/5 बराबर 100 दिया हुआ है। तो 5x माइनस 4x बटा कितना है 20 है, क्या है 20 है, यह बराबर 100। जब इसे हल करेंगे तो x बराबर जो आ जाएगा वो 2000 आएगा। x हम क्या माने थे, तो विक्रय मूल्य माने थे, यही प्रश्न में पूछ रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वृत्त दिया हुआ है x² प्लस y² माइनस 3x माइनस 4y बराबर 1 बराबर 0 के सापेक्ष बिंदु 1, 2 की स्थिति जो है वो क्या है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वृत्त के अंदर स्थित है। क्या है, वृत्त के अंदर स्थित है। कैसे है, तो आइए इसे देखते हैं। x² प्लस y² माइनस 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। a बराबर क्या है x² माइनस y² माइनस 3x माइनस 4y इक्वल टू 1 मान लीजिए। x बराबर यहाँ से 1 आ जाएगा, y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2 आ नहीं जाएगा, रखने पर क्या होगा, तो ये बराबर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 प्लस 2² माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 8 प्लस 1 यानी -5 लेस देन 0 हो जाएगा। तो बिंदु जो है 1, 2 वृत्त के अंदर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है 1 और 2, यहीं पर x और y रखे हैं, तो ये जो आ रहा है -5 आ रहा है और वो वृत्त के अंदर आएगा। यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है तो उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माना की संख्या जो है वो x है। अब प्रश्न में x गुना 1/8 गुना 1/4 बराबर कितना 300, क्या है 300। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, 9600 आ जाएगा। अब संख्या का 1/5 यानी संख्या 9600 के 1/5 बराबर कितना होगा 1920, क्या है 1920। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 36 का जो है वो सी हो जाएगा। एक और यहाँ पर क्या है, a बराबर जो है -5 आया लेस देन 0, तो हम इसे क्या बोल रहे थे कि ये हो जाता है अंदर स्थित होता है, और यही a ग्रेटर देन 0 रहता तो ये बाहर होता, क्या होता है बाहर स्थित होता, और a इक्वल टू 0 रहता, a इक्वल टू 0 रहता तो ये रहता वृत्त की परिधि पर, क्या है वृत्त की परिधि पर स्थित रहता। अगला है 6/7 और 16/210 का महत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए। अगर पी वाई क्यू के रूप में हो तो ऊपर वाला को क्या करना है SCF निकालना है, और नीचे वाला को जो है हमें क्या निकालना है, नीचे वाला को जो है LCM निकाल देना है। तो ऊपर वाला को SCF करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, नीचे जो हो जाएगा 210 आ जाएगा, ये 1/105 होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 37 के डी होगा। 38 नंबर प्रश्न करा, यदि 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत जो है वो 55 है तथा इन 6 संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच 24 का जो अंतर है, तो इन 6 पूर्णांकों में से सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम संभव मान क्या होगा, क्या है क्या होगा। अब माना कि सबसे छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या वो हो जाएगा x, तो बड़ी संख्या हो जाएगा कितना, बड़ी संख्या जो होगा x प्लस 24 हो जाएगा। सबसे बड़े संख्या का मान अधिकतम होने के लिए बाकी छोटी संख्याओं का मान जो है वो न्यूनतम होने का, तो औसत बराबर जो होगा, औसत बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग, क्या है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, क्या है आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर औसत जो है वो 55 दिया हुआ है। अब x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x कितना होगा, तो ये जो होगा 6 बार जो है वो x होगा, क्या है 6 बार x होगा, अब प्लस जो है वो 24, अब बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या है 6 हो जाएगा। यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 जो लिए हैं, एक तो होगा 1 प्लस 24 हो जाएगा, ये x लिए हैं, अगर ये सबसे मिनिमम है छोटी है, बाकी सब मिनिमम रहेगा सबसे, तभी तो ये बड़ा होगा x प्लस 24, क्योंकि कह रहा है सबसे बड़ी संख्या का मान अधिकतम होना चाहिए, तो अधिकतम होने के लिए बाकी छोटी संख्याओं का मान न्यूनतम होना चाहिए। अगर सबसे छोटी x है तो सब बराबर क्या होगा, तभी तो सबसे छोटी है, अगर थोड़ा सा भी होगा तो बड़ा हो गया ना, तो इससे क्या है सबको बराबर किया गया है। अब यहाँ से मान निकाल लीजिए, 6x प्लस 24 बराबर 330, x बराबर आ जाएगा 51, क्या है x बराबर 51, तो सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान x प्लस 24 बराबर हो जाएगा 51 प्लस 24, ये हो जाएगा 75, क्या है 75। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता है,
और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अति उच्च ताप और अति उच्च दाब। अति उच्च ताप और अति उच्च दाब की जो है वो आवश्यकता है। नाभिकीय संलयन के लिए बहुत उच्च दाब चाहिए, 10 के पावर 6 वायुमंडलीय दाब चाहिए एवं उच्च ताप क्रम चाहिए, 10 के पावर 7 के से लेके 10 के पावर 8 के क्रम की आवश्यकता है। और वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। क्या है? नाभिकीय संलयन कहा जाता है। अभिसारी लेंस का जो होता है फोकस दूरी बैगनी, हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है। यदि ये क्रमशः जो है FB, FG एवं FR है तो निम्न में से कौन सा जो है हमारा सही हो जाएगा? तो आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? F वायलेट लेस देन जो होता है F रेड होता है। क्या है? रेड होता है। यानी अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी, हरा एवं लाल रंगों के लिए FB, FG, FR है तो FR ग्रेटर देन FB होगा। बैगनी रंग के प्रकाश अभिसारी लेंस में कम दूरी पर लाल रंग के सापेक्ष फोकसित होता है, जिसका फोकसन जितना अधिक दूरी पर होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही अधिक होगी। अभिसारी लेंस में अगर देखा जाए तो होगा FB ग्रेटर देन FI ग्रेटर देन FB ग्रेटर देन FG ग्रेटर देन FY ग्रेटर देन FO ग्रेटर देन जो है वो R। क्या है? R होगा। यानी विभिन्न रंगों की अपवर्तनांक जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। और कुछ पारदर्शी माध्यमों के अपवर्तनांक और क्रांति कोण की अगर बात करते हैं तो पानी की अपवर्तनांक जो है 1.33 होता है और क्रांति कोण कितना होता है? 48.75 डिग्री। अगर हीरा की बात करें जो पूछा जाता है 2.42 अपवर्तनांक होता है, जबकि क्रांतिक कोण जो होता है वो कितना होता है? 24.41 डिग्री होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? काफी इंपॉर्टेंट। आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है? क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो CN एवं CO जो है वो सम इलेक्ट्रॉनिक है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि CN माइनस में अगर देखते हैं तो 6 + 7 + 1 बराबर क्या है? 14 इलेक्ट्रॉन है। और CO में जो हम देखते हैं तो CO में हो जाता है 6 + 8 बराबर कितना है? 14 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है यानी सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा चैल्कोजन है? चैल्कोजन है। सही जवाब हो जाएगा वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। सही है। वह तत्व जिसके परमाणु क्रमांक 34 होता है। सही है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। सही है। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। परमाणु क्रमांक 8, 34 और 16 वाले चैल्कोजन होते हैं। वर्ग 16 को चैल्कोजन कहते हैं। वर्ग जो है वो 16 को जो है वो कहते हैं चैल्कोजन। उसके अंतर्गत जो कौन कौन आते हैं? O आते हैं, S होता है, Se और ये होता है T होता है और PO होता है। O का मान जो होता है क्या है? परमाणु संख्या 8 होता है। S का 16 होता है। Se जो है क्या है? सेलेनियम है, इसका 34 होता है। और Te का कितना होता है? तो Te का जो होता है वो 52 होता है। टेलुरियम होता है, टेलुरियम होता है। और PO के जो होता है वो पोलोनियम, पोलोनियम का कितना होता है? 84 होता है। ये सभी जो है वो क्या है? वो चैल्कोजन है। क्या है? चैल्कोजन है। चैल्कोजन का अभिप्राय है अयस्क बनाने वाले। क्या है? अयस्क बनाने वाले। चैल्कोजन कहने का कारण यह है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकतर धातु अयस्क ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में जो है वो होते हैं। नेक्स्ट है एक वस्तु का जो है आयतन 1/3 भाग पानी के, आयतन का 1/3 भाग पानी के बाहर तैरता है और आयतन का 3/4 भाग एक द्रव के बाहर तैरता है। तब द्रव का घनत्व जो है वो क्या हो जाएगा? तो एक वस्तु का आयतन का 1/3 भाग पानी के बाहर तैरता है और आयतन का 3/4 भाग जो है द्रव के बाहर तैरता है। तो माना कि वस्तु का कुल आयतन कितना है? कुल आयतन जो है वो क्या है? V है। वस्तु का पानी में डूबा आयतन बटा वस्तु का कुल आयतन जो हो गया बराबर वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व होता है। यानी 1/3V बटा V बराबर हो जाएगा x/1 हो जाएगा। यानी x बराबर जो आ जाएगा 1/3g/cc आ जाएगा। पुनः वस्तु का पानी में डूबा आयतन बटा वस्तु का कुल आयतन बराबर होगा वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व, यानी 3/4V बटा V बराबर x/d हो जाएगा। यहाँ से d बराबर आ जाएगा 4/9 जो है g, 4/9g/cc हो जाएगा। यानी जल का घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर महत्तम होता है। घनत्व जो है द्रव्यमान एवं आयतन का अनुपात होता है। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा, 4/9g/cc आ जाएगा। क्या है? पर cc। एक बार हमें निकालना है वस्तु का कुल आयतन भी है, तब वस्तु का पानी में डूबा आयतन बटा वस्तु का कुल आयतन बराबर वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व, उससे हमें x निकाल लेना है। उसके बाद वस्तु के पानी में डूबा आयतन बटा वस्तु का कुल आयतन बराबर वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व में वो मान रख के जब बनाएंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 4/9g/cc आ जाएगा। नेक्स्ट है यदि संख्या इतना के सभी अंकों को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए
तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थिति परिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पर 6, 8, 4, 9, 1, 2, 7, 5, 3 है। इसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें सीधे सीधे देख रहे हैं कि जो 7 जो है उसका जो है मूल संख्या के कितने अंकों का अपरिवर्तित है, तो सिर्फ 7 जो है वो अपरिवर्तित है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6 व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक सामूहिक चर्चा संलग्न थे। ए डी से ठीक पहले किंतु बी के ठीक बाद बोलते हैं। ए जो है वो डी के ठीक पहले किंतु बी के ठीक बाद बोलते हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं ए और यहाँ पर बी और उसके बाद क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बी एफ के ठीक बाद बोलता है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो एफ होगा। यदि सी डी के ठीक बाद किंतु ई से पहले बोलता है तो ये हो जाएगा ई हो जाएगा। तो निम्नलिखित में किसने चर्चा का आरंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा एफ। क्या होगा? आंसर हो जाएगा एफ। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन कह रहा है कि घातक कोविड कोई दूसरी लहर के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। दूसरा है दूसरे लॉकडाउन के दौरान मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ सेक्टर ने वृद्धि का संचालन किया है। कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, उनमें से कोई भी एक अन्य का संभावित कारण नहीं हो सकता है। दूसरा 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण है। तीसरा कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है। और तीसरा में है कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका जो है प्रभाव है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कथन 2 जो है वो कारण है और कथन 1 इसका जो है वो क्या है? प्रभाव है। क्या है? प्रभाव है। अगला है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इसका विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब देखना है पहला फिगर में किस पैटर्न पे आधारित है। तो अगर 4 गुना 8 करते हैं ये और 4 और ये 8 करते हैं गुना 8 चौक 32 हो जाएगा। 6 गुना 12 करते हैं 12 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 32 माइनस 12 20 आ रहा है। ये हो जाएगा 8 गुना 6 8 छक्का 48 हो गया और ये हो गया 6 पचे 30 हो गया। 30 अगर घटा देंगे तो कितना 18 आ रहा है। इसी तरह 9 दूनी 18 माइनस 4 तिया 12, ये हो जाएगा 6। आंसर हमारा जो है 47 के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। कोयला ईंधन क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चींटी कीट। जिस प्रकार कोयला को ईंधन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, ठीक उसी प्रकार चींटी को कीट के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा? आइए चिन्ह बदलते हैं। एक ऑप्शन उठाकर अगर मान लिया कि डी को उठाते हैं तो हो जाएगा 17 गुना 65 भागा 13 प्लस 11 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? डी होगा। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 6 से 8 अगस्त तक कहाँ आयोजित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो ढाका बांग्लादेश में। क्या है? ढाका बांग्लादेश में। बिम्स्टेक का जो पूरा नाम होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हाल ही में बांग्लादेश में आंदोलनों के बाद अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। मोहम्मद यूनुस खान को ग्रामीण बैंक के संस्थापक और सूक्ष्म वित्त संस्थान का जनक कहा जाता है और शांति का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला है। बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में बंगा भवन में एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और अन्य को 56% कोटा देने को कहा, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि 3 साझेदारों एक्स, वाई और जेड ने क्रमशः 40,000, 38,000 और 30,000 का निवेश करके अपना व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद एक्स और जेड ने क्रमशः 20,000 और 15,000 अतिरिक्त निवेश किया, जबकि वाई 8,000 निकाल लिए। वर्ष के अंत में अर्जित 38,880 के कुल लाभों में वाई का हिस्सा क्या है? यहाँ एक्स और वाई और जेड लिख लेते हैं। एक्स जो है शुरुआत के 6 महीना में जो क्या 40,000 किया, 40,000 गुना 6 हो जाएगा। ये क्या है? 38,000। क्या है? 38,000 गुना 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 30,000 गुना 6 हो जाएगा। फिर अगला 6 महीना में 20,000 और ऐड किया, यानी क्या हो रहा है? ये 60,000 कितना हो जाएगा? 60,000 गुना 6 हो जाएगा प्लस में, और ये जो हो जाएगा 30,000, 30,000 गुना 6 और ये हो जाएगा 45,000 गुना 6 हो जाएगा।
यानी इसे लिख सकते हैं, ये सभी जो है ये रेशियो में है, इसे लिख सकते हैं 40 + 60, इसे लिख सकते हैं 38 + 30, और इसे लिख सकते हैं 30 + 45। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 75। अब बाई का हिस्सा निकालना है, क्या है, बाई का हिस्सा निकालना है। कितना में, 38,000, ये होगा 38,880 में बाई का कितना हिस्सा है, 68% है। टोटल कितना हो जाएगा, 100, 68 और 75 अगर जोड़ देंगे तो 243। बस इतना का हल कर देंगे, 10,880 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10,880। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज है एबीसी, क्या है, एक त्रिभुज है एबीसी, बिंदु पी और क्यू क्रमशः जो है वो ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि ए पी बराबर जो है वो क्या है, 4 है। ए पी बराबर जो है वो 4 सेंटीमीटर है, पी बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, और ए क्यू बराबर जो है वो 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये 4 है, 5 है, ये पी है, ये क्यू हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7.5 होगा। यदि पी क्यू क्या है, पी और क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है तो बी सी ज्ञात कीजिए। तो आइए यहाँ पर ए पी बट्टा ए बी बराबर हो जाता है ए क्यू बराबर ए सी, बराबर हो जाता है पी क्यू बटा बी सी, यानी 4/10 बराबर 5/12.5 बराबर 6/x। तो इस यहाँ से x का मान निकल जाएगा कितना, 60/4 यानी 15 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अंकिता का भार उसकी जो है उसकी दादी के भार से 20% कम है। दादी का भार उनके पति से 26 किलोग्राम कम है, जिनका भार 81 किलोग्राम है। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है तो अंकिता के भाई का भार क्या होगा। यहाँ सबसे पहले जो है वो दादा के भार जो हो जाएगा वो 81 किलोग्राम है, ठीक है ना, 81 किलोग्राम। तो दादी का कितना आ जाएगा, दादी का भार जो आ जाएगा, कह रहा है कि अपने जिनका 81 किलोग्राम भार है उनसे 26 किलोग्राम कम है, यानी 81 - 26 बराबर 55 किलोग्राम है। और अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। अब अंकिता के भार कितना निकल जाएगा, अंकिता के तो 55% का 80%, क्योंकि 20% कम है तो 44 किलोग्राम। और अंकिता के भाई का कितना निकल जाएगा, अंकिता के भाई का वजन निकल जाएगा, तो यहाँ निकल जाएगा 44 + 8 किलो ज़्यादा है, यानी 52 kg। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न पे आते हैं। यदि 4x - 3y बराबर 12, xy बराबर 5, तो 16x² + 9y² बटा 8 का मान जो है वो क्या होगा। तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ये हो जाएगा 16x² + 9y² - 24xy बराबर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 16x² + 9y² बराबर 144 प्लस 24 गुना 5 हो जाएगा। 16x² + 9y² बराबर कितना है, 264। 16x² + 9y² बटा 8 बराबर कितना हो जाएगा, 33। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 55 के सी हो जाएगा। 55 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 33 जो है वो बी में है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिया 30% की छूट या 25% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी। दोनों को 3840 की खरीदारी पर दिया जा रहा था। दोनों छूटों में क्या अंतर है। पहली स्थिति में छूट प्रतिशत कितना है, 30% है, और दूसरी स्थिति में छूट जो है 25% और 5% है। तो पहले 25 और 5 का एकल छूट निकाल लेते हैं। तो 25 + 5 - 25 गुना 5/100, ये हो जाएगा 30 - 1.25 यानी 28.75%। दोनों छूटों में अंतर कितना है, 3840 गुना 30 - 28.75 यानी 3840 गुना 1.25/100 बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कह रहा है कि दोनों को 3840 की खरीदारी पर दिया जा रहा था। दोनों छूटों में क्या अंतर हो जाएगा, तो यह 48 रुपया हो जाएगा। अगर एक 30% है, एक 25 + 5 है, तो अंतर जो हो जाएगा वो 48 रुपया। एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसको खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिएगा। इस नए तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नए तार का प्रतिरोध हो जाएगा वो किस फार्मूला से निकलेगा, तो लंबाई को n गुना खींचकर लंबा करने पर R1 बराबर जो होता है वो n² × R हो जाता है।
यानी 2 के स्क्वायर गुना 4 यानी 16 ओम हो जाएगा। क्या है? 16 ओम हो जाएगा। आर बराबर फार्मूला भी होता है रो एल बाई ए। क्या है? रो एल बाई ए। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 16 ओम हो जाएगा, 16 ओम। यहाँ पर जो आर बराबर रो एल बाई ए है, तो अगर एल को, लंबाई को परिवर्तन से तार के क्षेत्रफल में भी प्रभावित होगा, लेकिन आयतन जो है वो नियत रहेगा। क्या है? आयतन नियत रहेगा। अगला है धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, सोडियम कार्बोनेट का। क्या है? सोडियम कार्बोनेट का। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या है? 10H2O। अब कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो Ca कितना होता है? CaCO3 होता है। और एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र होता है MgOH के होल ट्वाइस, MgOH के होल ट्वाइस। और एक होता है पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है K2CO3 होता है। एक वस्तु विरामावस्था में से नियत त्वरण से गति करती है, निम्न में से कौन सा ग्राफ इसकी गति ऊर्जा k की चली गई दूरी x से संबंध को दर्शाती है? तो गति ऊर्जा जो हमारा होता है, गति ऊर्जा वो k बराबर क्या होता है? k बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। परंतु गति के समीकरण से v स्क्वायर बराबर 2ax है, तो k बराबर होगा हाफ इंटू m इंटू 2ax के स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा max, यानी k प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा k और x में ग्राफ है वो हो जाएगा c हो जाएगा। क्या है? c हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? और इसका आंसर हो जाएगा c, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया का जो है वो युग्म है। गुरुत्वीय बल मध्यवर्ती माध्यम से स्वतंत्र होता है। गुरुत्वीय बल अन्य शब्दों में दो द्रव्यमानों के मध्य बल समान रहता है, चाहे वे हवा, निर्वात, जल अथवा ईंट की दीवार के द्वारा पृथक हो। गुरुत्वीय बल जो है संरक्षित बल होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब संपर्क के माध्यमों के युगल के लिए आपतन कोण कांतिक कोण के बराबर होता है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। सहलाना प्रेम क्या हो जाएगा इसका? लात मारना, दुश्मनी करना। लात मारना, दुश्मनी करना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सांकेतिक कोड इस तरह का अर्थ इतना है, तो सांकेतिक जो कूट है FUMSQ का अर्थ क्या होगा? तो सबसे पहले RUMSZ लिख दीजिए, और ये किया गया है क्या 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 है? तो PRINT प्रिंट है। यहाँ पर देख रहे हैं R से P गया -2, U से R गया -3, M से I गया है -4, और यहाँ पर है S से N गया है -5, और Z से T गया है -6। Z से -T -6, यानी एक एक बढ़ करके -2 से शुरू हुआ है। तो FUMSQ के अगर देखेंगे ये -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? D होगा। क्या है? D होगा। U से -3 करेंगे तो R आएगा। इसी तरह से -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I हो जाएगा। -5 करेंगे S से तो ये हो जाएगा N हो जाएगा। Q से -6 करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो K होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा C हो जाएगा। यदि आप उत्तर की ओर गए 90 डिग्री दाहिने घूमे, क्या है? दाहिने घूमे, उत्तर की ओर गए फिर 90 डिग्री जो है वो दाहिने घूमे तो हो जाएगा पूरा। फिर वो 90 डिग्री दाहिने घूमे, फिर अगर 90 डिग्री दाहिने घूमे तो अब वो कहाँ चले गए? दक्षिण। क्या है? दक्षिण। और फिर वह 90 डिग्री बाएं घूमे, फिर वो 90 डिग्री बाएं घूमे, तो फाइनली जो हमारा हुआ वो कहाँ? तो ये हुआ पूरब की ओर। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 64 का वो कितना हो जाएगा? C हो जाएगा, पूरब की ओर। निम्न में कौन सा लीप वर्ष नहीं है? क्या है? लीप वर्ष नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1800। 1800 जो है वो शताब्दी वर्ष है। क्या है? शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? 400 से भागा देना होगा। तो क्या ये 400 से लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 1600 देखिए 400 से लग रहा है, तो ये लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। ये भी जो है 400 से लग रहा है, तो ये भी जो है वो लीप ईयर है। 1760 जो है वो शताब्दी वर्ष नहीं है, तो 4 से भागा दे रहे हैं तो ये कट जा रहा है, यानी हमारा जो है वो 1800 होगा। एक लड़की के फोटो की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि वह मदन की बेटी है।
यानी ये जो है वो मदन की कोई बेटी है, फोटो की ओर इशारा करते हुए, जिसके पिता मेरे पिता के इकलौती संतान है। यानी मदन के कोई पिता है, और जो कह रहा है, कौन कह रहा है, एक लड़की की फोटो इशारा करते हुए मोहन। मोहन जो कह रहा है कि वह मदन के जो पिता हैं वो मेरे पिता के इकलौते संतान है। तब मोहन के इकलौते जो पिता होंगे कोई, उसके इकलौते संतान मोहन खुद होंगे, और उसके जो है क्या है, पिता है किसके, मदन के। तो ये हो जाएंगे पिता। तो लड़की का मोहन से क्या संबंध है, लड़की का मोहन से क्या संबंध है, तो ये मोहन के जो है बेटा मदन, मदन के बेटी जो है फोटो वाला क्या है, वो बेटी है। तो यानी लड़की जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेटे की बेटी। आंसर हो जाएगा 66 के बी। नीचे दिए गए श्रृंखला को अगली लुप्त संख्या बताना है। 3 6 6 8 10 11 15। यहाँ 3 से 6 गया +3 है, 6 से 10 गया +4 है, 10 से 15 गया है +5 है। उसके बाद जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो होगा 15 +5 +6 हो जाएगा 21 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जस्ट बगल वाला पूछ रहा है। तो 6 से 8 गया कितना, +2, 8 से 11 +3, 11 से जो है +4 करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। तो ये हमारा होगा 15। आंसर जो आएगा वो 15 वाला आएगा। 21 वाला उसके बाद वाला अगर दिया रहता तो आता। कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला को सही ढंग से पूरी करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या है, सी। दी गई आकृति में अंदर दिया गया आकृति बाहर हो जाती है, और बाहर उसके अंदर एक नई आकृति बनती है। तो आंसर हो जाएगा सी। सितंबर 2024 में किस देश ने सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की अनुमति दी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे। मई 2024 कौन सा तूफान बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में आया था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेमल आया था। क्या है, रेमल। रेमल का नामकरण किस देश ने किया था, तो ओमान ने। क्या है, ओमान ने होता है। और रेमल जो है अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। क्या होता है, मतलब रेत होता है, रेत होता है। अगला है, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान क्या हो जाएगा। R1 बराबर हो जाएगा R2 का 87/100 हो जाएगा। तो R1/R2 बराबर कितना हो जाएगा, 87/100 हो जाएगा। R2 बराबर हो जाएगा 5600 गुना 150/100, यानी ये कितना हो गया, 8400। R1 बराबर हो जाएगा 8400/100 गुना 87 बराबर हो जाएगा 7308। क्या हो जाएगा, 7308। आंसर हो जाएगा सी। 72 नंबर प्रश्न है, इतना इतना और बाई का औसत इतना है, तो बाई का मान ज्ञात करना है। तो सीधे जो है बाई का मान बराबर होगा 12.5 गुना x, कितना हो जाएगा, 3 2 5 कितना है, ये हो जाएगा 12.5 गुना 5, और माइनस हो जाएगा 16.5 + 9 + 10.5 + 12.5, यानी ये हो जाएगा 62.50 माइनस 48.5, यानी 14 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, डी अकेले किसी काम को आधा भाग 100 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 47 दिनों में डी द्वारा कितने प्रतिशत काम पूरा होगा। तो यानी पहले तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो कुल कार्य जो हो जाएगा वो 200 यूनिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डी द्वारा पूरा कार्य करने में लगा कितना है, 100 लगता है आधा, तो पूरा करने में 2 से गुना कर देंगे, 200 दिन लगेगा। 200 दिन मतलब कितना हुआ, 200 यूनिट पूरा कार्य भी बच रहा है। अब 47 दिनों में कितना करेगा, तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 47/100, सॉरी 47/200 होगा गुना 100, यानी हो जाएगा 23.5%। 23.5% बी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक ग्राफ है 2018 और 21 तक से भारत द्वारा किए गए आम के निर्यातों के आंकड़ों को दर्शाता है। दिए गए लाइन ग्राफ को अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। किस वर्ष प्रति 100 इकाई मूल्य जो है वो न्यूनतम था। तो इसका एक एक वर्ष करके निकालना होगा। अगर मान लिया कि 2018 का निकालते हैं तो 460/390 1.179 हो जाएगा। ये देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 370/280 बराबर 1.321। ये अगर बात करते हैं 350/280 बराबर कितना हो जाएगा, 1.25, और ये होगा 450/350 1.28। स्पष्ट है कि वर्ष 2018 में प्रति 100 इकाई का मूल्य जो है वो न्यूनतम था। तो आंसर हो जाएगा 2018।
18D हो जाएगा। अगला है पाई चार्ट दिया गया है, विभिन्न कॉलेजों में नामांकित विधि को विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है। यदि जिले में विधि के विद्यार्थियों की कुल संख्या 23,786 है तो कॉलेज ए, डी और जी में कुल मिलाकर जो है कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। तो जिले में विधि के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 23,786 है। कॉलेज ए, डी और जी के अध्ययन तो जो विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा 23,786 गुना 10 प्लस 16 प्लस 14 बटा कितना, टोटल तो है जो है ये 100% है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे 23,786 गुना 40 बटा 100 हो जाएगा 9514। क्या है, 9514। आंसर हो जाएगा सी। यह था एएलपी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।